चलिए लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज का ये पर्टिकुलर लेक्चर बनाने का रीज़न ये है, आज लाइव आने का पर्पस हमारा सिर्फ और सिर्फ यही है। बच्चों का आ रहा था क्योंकि लगभग हमारा आज कह सकते हैं ऑलमोस्ट 50% से ऊपर टेस्ट आज हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज का टेस्ट भी मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों का अच्छा गया होगा। रैंक तो मैंने देखा नहीं है क्या रैंक आया है, जो भी रैंक आया होगा उसके बेसिस पे हम लोग, मैं उम्मीद करता हूँ बच्चे और उसमें जो है सुधार करेंगे। तो ऑलमोस्ट 50% से ऊपर हमारा आज टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रिमेनिंग 50% बहुत जल्दी हो जाएगा। एग्जाम का देखिए कोई डेट अभी शेड्यूल नहीं है, जिनको जो बोलना है बोलने दीजिए। ठीक है, कोई बोल रहा है कि सर अगस्त में है, कोई बोल रहा है कि सर जुलाई के एंड में है। मेरा आप तमाम बच्चों से यही कहना है, जाके चुपचाप से पढ़ते रहिए। ठीक है, अपना स्टडी को कंटिन्यू रखिए, तैयारी इतना रखिए कि अगर टेस्ट हो भी जाता है तो घबराना नहीं है। अगर मान के चलिए अचानक से एग्जाम का कोई डेट आ भी जाता है तो घबराना नहीं है। इसके लिए आप अपना प्रिपेयर रहिए, बाकी जो जिसको जो बोलना है बोलने दीजिए, आपका काम है पढ़ने का। देखिए, अब कुछ बच्चों का डाउट था टेस्ट को लेके, बहुत मेजर डाउट था बच्चों को लेके कि सर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस जो है वो सेट नहीं हो रहा है या सेट नहीं है, जो भी था। तो मैं कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ। आज भी जो क्वेश्चंस हमने यहाँ पे कराया है, ठीक है, ठीक है, आज भी जो मैंने क्वेश्चंस कराया है वो भी मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आऊँगा, और जो बच्चों का डाउट है वो भी मैं एक बार देख लूँगा। तो बच्चों का पहला डाउट है कि सर सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेट नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं बता दूँ, A to Z क्वेश्चन जो है वो सिलेबस के हिसाब से ही सेट हुआ है। ठीक है, मैं अभी उसको प्रूफ भी करके आपके सामने दिखा दूंगा कि सिलेबस के हिसाब से सेट हुआ है कि सिलेबस से बाहर से सेट हुआ है। दूसरा है क्वेश्चन बन नहीं रहा। देखिए, क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसमें मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कोई क्लासेस तो कंडक्ट करा नहीं रहे हैं कि आपको मैं उसमें हेल्प कर पाऊँ। यहाँ पे कंप्लीट जो आपका सेशन चल रहा है, जो आपका सीरीज चल रहा है, वो टेस्ट से रिलेटेड है कि आपने कहीं पढ़ रखा है, पहले से आपने पढ़ाई कर रखी है और आप यहाँ पे बस उसको प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपने ठीक से नहीं पढ़ा है, आपका तैयारी ठीक से नहीं हो पाया है। तो जहां भी आपने पढ़ा है इससे पहले, हो सकता है वहां पे आपका प्रॉपर तैयारी नहीं हो पाया है। इस वजह एक रीजन हो सकता है। बाकी क्वेश्चन कहीं से भी आउट ऑफ सिलेबस नहीं है, हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैं पर्सनली क्वेश्चन को सेट कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे एक एक क्वेश्चन को मैं जस्टिफाई कर सकता हूँ कि सिलेबस में है कि नहीं है, और क्वेश्चन बहुत टफ है कि नहीं है, वो सारा कुछ अभी हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। एक और आता है कि सर इतना भी टफ नहीं रहना चाहिए। देखिए, क्वेश्चन अगर आपको M20 ग्रेड का क्लासिफिकेशन नहीं पता है, M10 ग्रेड का क्लासिफिकेशन नहीं पता है, कौन सा डिफेक्ट टिम्बर में होता है अगर आपको ये नहीं पता है, आपको सर्वेइंग का बेसिक प्रिंसिपल नहीं पता है, अगर आपको जियो टेक्निकल का बेसिक कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में डिफरेंस नहीं पता है, अगर आपको बेसिक स्टील में बोल्ट में वेल्डिंग में कितने टाइप्स के वेल्ड होते हैं, कितने टाइप के हमारे पास बोल्ट्स होते हैं, अगर आपको ये नहीं पता है और आपको लग रहा है क्वेश्चन टफ है, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी टू से दैट कि आप जो है आपका तैयारी बहुत लेवल पे पुअर है, बहुत पुअर लेवल पे आपकी तैयारी है, अगर आपको बेसिक भी आइडिया नहीं है तो। चलिए हम कुछ प्रूफ करके दिखाते हैं मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा बेसिक टू मॉडरेट रहना चाहिए। सब क्वेश्चन बेसिक टू मॉडरेट है, अभी तक तो मैंने टफ क्वेश्चन दिया ही नहीं है, अभी तक मैंने टफ क्वेश्चन दिया ही नहीं है, इसलिए ये कहना कि बेसिक से मॉडरेट होगा। चलिए हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ज़्यादा भाषण देने से अच्छा है चलिए विथ प्रूफ हम लोग यहाँ बात करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए इसको पहले मैं हटा देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सएप खुला हुआ रह गया है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आते हैं। सबसे पहले ये एडवर्टाइजमेंट है, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, ये एडवर्टाइजमेंट आप देख रहे हैं जो LRC के थ्रू ये एडवर्टाइजमेंट आया है। ठीक है, चलिए अब LRC के एडवर्टाइजमेंट में सिलेबस क्या है उसको देख लेते हैं। ठीक है, सिलेबस LRC ने क्या दिया था, क्योंकि सिलेबस जब पता रहेगा तो पता चलेगा ना कि बाहर से पूछा जा रहा है कि सिलेबस का पार्ट पूछा जा रहा है। देखिए 3 एनेक्जर है। एनेक्जर 1 जो है वो किसके लिए, मैं बता देता हूँ। एनेक्जर 1 है विशेष सर्वेक्षण सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी पद हेतु संकोचित सिलेबस। तो ये आपके लिए तो नहीं है, ये आपसे जो सीनियर है बीटेक होल्डर्स हैं उनके लिए है, तो खैर इस पे बहस नहीं करते हैं। आपका इसके बाद है, मैं समझता हूँ आपका सेकंड एनेक्जर 2 और एनेक्जर 3 है। एनेक्जर 2 मेन है, जो विशेष सर्वेक्षण कानूनगो पद हेतु संकोचित सिलेबस, एक ये है कानूनगो के लिए है, और एक आपका सिलेबस है यहाँ पे जो ज्यादातर बच्चे जिसके लिए फाइट कर रहे हैं वो है विशेष सर्वेक्षण अमीन पद हेतु संकोचित सिलेबस। ये दो सिलेबस जो SBT ने, सॉरी मैं बार बार SBT कह रहा हूँ, LRC ने जो सिलेबस दिया है वो ये सिलेबस है। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए एनेक्जर 3 और एनेक्जर 2 का सिलेबस मोर और लेस सेम ही है। सब्जेक्ट्स क्या क्या इसमें कवर करना है पहले वो देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे सिलेबस को 2 पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, इसको मैं ऊपर कर देता हूँ। देखिए सिलेबस यहाँ पे 2 पार्ट में बांटा हुआ है। पहला सिलेबस है आपका ये पार्ट, और दूसरा सिलेबस है आपके पास ये पार्ट। जो पार्ट 1 है ये बेसिकली टेक्निकल पार्ट है। ठीक है, और पार्ट 2 जो है ये बेसिकली नॉन टेक्निकल पार्ट है, जिसमें आपको जनरल स्टडीज है, मेंटल एबिलिटी है, इंडियन लैंग्वेजेस है, और ये सारा कुछ है। तो सिलेबस जैसा कि आप देख रहे हैं 2 पार्ट में बढ़ गया है। एक पार्ट है मेरा मैथमेटिक्स का पार्ट और दूसरा पार्ट है हमारा जनरल स्टडीज का पार्ट। नाउ
अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं, जो हम लोग जो टेस्ट सीरीज बच्चों को दे रहे हैं वो किस फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए, हम जो टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो दो फॉर्मेट में, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल। पहला जो सेट है, जो सेक्शन ए है, वो नॉन टेक्निकल का है, जिसमें हम टोटल 25 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। टोटल 25 क्वेश्चन है। और जो टेक्निकल पार्ट है, जिसमें हम आपको जो जो पैटर्न है, जो एलआरसी का पैटर्न, उसके पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन सेट किए हैं। और दूसरा पैटर्न है जिसमें 75 मार्क्स का क्वेश्चन, हम आपको 75 क्वेश्चन टोटल दे रहे हैं, जो 75 मार्क्स का हो जाएगा, और इधर ये 25 मार्क्स का। इसमें हम नेगेटिव मार्क्स भी रखे हैं, 0.25 का नेगेटिव मार्क्स भी है। तो मोटा मोटी 100 नंबर का आपका जो है क्वेश्चन सेट हो रहा है, जिसमें 25 आपका नॉन टेक है और आपका 75 जो है वो टेक्निकल है। बच्चों का डिमांड था कि सर हम लोगों ने नॉन टेक जो है वो हिंदी में पढ़ा है, मैक्सिमम बच्चे हमारे हैं जो हिंदी मीडियम के, हिंदी में पढ़ा है नॉन टेक को उन्होंने, तो नॉन टेक मैंने हिंदी में ही प्रोवाइड किया है। बाकी टेक्निकल तो फुल ऑन इंग्लिश में ही है, उसमें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि उसको हम हिंदी में कन्वर्ट कर पाएँ या आपको प्रोवाइड कर पाएँ। ये आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, क्योंकि टेक्निकल मैं समझता हूँ लगभग 90% जो बच्चे हैं वो टेक्निकल को हम समझते हैं, 90 क्या 99% बच्चे होंगे जो टेक्निकल इंग्लिश में ही पढ़े होंगे। 1-8% अगर कोई कॉलेज होगा बिहार में शायद से जहाँ पे हिंदी में पढ़ाई होती होगी, बट मैं नहीं समझता हूँ। 99% कॉलेज जितने बिहार में हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे आपका गवर्नमेंट हो, सब जगह पढ़ाई टेक्निकल की एटलीस्ट इंग्लिश में ही होती है। तो टेक्निकल हम लोगों ने यहाँ पे इंग्लिश में ही प्रोवाइड किया है बच्चों को। नाउ अब पहले हम बात कर लेते हैं कि टेक्निकल का सिलेबस क्या है। टेक्निकल के सिलेबस की अगर हम बात करें तो सिलेबस बड़ा ही सिंपल सिलेबस है। सबसे पहले है मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, अप्लाइड केमिस्ट्री, इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, इंट्रोडक्शन टू आईटी सिस्टम, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। पूरा हम कह सकते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6 सेमेस्टर जो बोर्ड एसबीटी बोर्ड का जो सिलेबस है, उसी को सिलेबस को सीधा सीधी एलआरसी ने उठा के डाल दिया है। और ये कोई सिलेबस ऐसा नहीं है कोई नया डाला है। आप कोई भी जब सिविल इंजीनियरिंग के किसी भी पेपर का तैयारी करते हैं, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का तैयारी आप करते हैं, तो इसी सिलेबस को फॉलो करते हैं, इससे कोई बाहर का सिलेबस नहीं होता है। तो कहीं चाहे एसबीटी का सिलेबस बोलिए, चाहे जनरल स्टेट सिलेबस बोलिए, टेक्निकल का हर एक जगह पे कोई भी एग्जाम दे रहे होंगे आप, तो टेक्निकल का यही सिलेबस रहेगा। अब आप बोलिएगा सर उसमें तो ये सब नहीं पढ़ना होता है, जैसे एग्जांपल के तौर पे सर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग तो उसमें नहीं पढ़ना होता है। तो बाबू मैंने बार बार कहा, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का ही नाम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, बस नाम को चेंज किया गया और कुछ नहीं है। सिमिलरली अगर आप बात करेंगे सर यहाँ पे एडवांस डिजाइन स्ट्रक्चर तो पढ़ा नहीं जाता है सर, तो बाबू ये आरसीसी है। न्यू सिलेबस में आरसीसी को 2 भाग में बांट दिया है, तो कुछ नया नहीं है, वही है, बस नाम को बदल दिया है। जैसा कि मैंने एक बार यूट्यूब पे भी कहा था कि बस नाम को चेंज किया गया, उसके अलावा और कुछ भी नहीं किया गया है। क्लियर है? चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ मैंने सिलेबस की बात कर ली। ये और जनरल स्टडीज में आपका सारा कुछ आ जाएगा, ठीक है। नेशनल मूवमेंट पे, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो होता है, जो जनरल सिलेबस होता है, एज वेल एज मेंटल एबिलिटी भी है, ये सारा कुछ आपका आ जाएगा नॉन टेक में। नाउ तो मैं आशा करता हूं सिलेबस तो क्लियर है सभी लोग को। अब ये सिलेबस के बेसिस पे क्या क्वेश्चन सेट हुआ है कि नहीं हुआ है, आइए हम उस पर बात करते हैं। जैसे आज जो हमारा टेस्ट हुआ, पहले आज उसी पे बात कर लेते हैं। आज हमारा हुआ है टेस्ट नंबर 13, ठीक है। टेस्ट नंबर 13 हुआ है, तो मैं आशा करता हूं सबको टेस्ट नंबर 13 दिख भी रहा होगा क्लियरली, ठीक है। टेस्ट नंबर 13 में जैसा कि आपको पता है 2 सेक्शन है। सेक्शन ए है नॉन टेक्निकल का, जो अभी जस्ट टेस्ट हुआ है, बच्चे अभी जस्ट टेस्ट देकर आ रहे हैं, जो बच्चे अभी लाइव सेशन ज्वाइन किए हैं, जो बहुत से बच्चे नहीं भी कर पाए हैं, तो जो अभी जस्ट आपने 13 नंबर टेस्ट दिया, उसी पे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि देखिए कितना क्वेश्चन मैंने आउट ऑफ सिलेबस दिया है और कितना क्वेश्चन हमारा सिलेबस का है। आइए हम लोग यहाँ पे बस एक छोटा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। नॉन टेक्निकल में बात करें तो देखिए पहला ही सवाल है कि भारत के किस राज्य में रेलवे लाइन नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सारा कुछ आपको दिया हुआ ऑप्शन, मेघालय, तेलंगाना, सिक्किम, इनमें से कोई नहीं, ये सारा कुछ। और बेस्ट पार्ट क्या है कि एक एक जो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल का हमने डिटेल सॉल्यूशन भी दिया है। एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है, इसलिए कोई बच्चा ये नहीं बोल सकता है कि सर इस क्वेश्चन का कोई डिटेल सॉल्यूशन ही नहीं है। एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन है, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल में। तो ये क्वेश्चन है नॉन टेक्निकल का, इसमें आपने देखा ये ओवरऑल भारत की बात कर रहा है, मतलब कह सकते हैं कि भूगोल जिसको कहते हैं आप लोग, उसकी बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है, ये सारा कुछ, ठीक है। हर एक टेस्ट में कुछ नया है, किस प्रकार के चट्टान से कोयला में पेट्रोलियम पाया जाता है, ये सारा कुछ, ये सारा हो गया आपका नॉन टेक्निकल, ठीक है। उसके बाद है कि मेटूर बांध किस नदी पर स्थित है, सो ऑन, पंचायत में निर्वाचन करने किसके द्वारा लिया जाता है, सो ऑन करके, ये सारा क्वेश्चन नॉन टेक्निकल है, जो कि हिंदी में प्रॉपर आप जैसा कि देख पा रहे होंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि नॉन टेक्निकल में कुछ ऐसा डिस्कशन करने को बचा है। ये क्वेश्चन है कुछ सारा कुछ, ये राजनीतिक दलों का पंजीकरण में मान्यता कौन देता है, सारा कुछ, ये सब नॉन टेक्निकल के क्वेश्चंस हैं। जिसमें अभी तक 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं, 14 है, 15, 16, 17, ये सब है। G20 कब होने वाला, G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है, सारा कुछ। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के वर्तमान अध्यक्ष कौन है 2023 के, सारा कुछ, ये सारा कुछ हो गया, ठीक है।
उसके बाद अब आइए इसमें जो चेंज देखने को मिलेगा 21 नंबर क्वेश्चन से, 21 नंबर क्वेश्चन से यहाँ पे चेंज देखने को मिलेगा, क्योंकि बच्चों को कहना था इससे पहले जो कुछ टेस्ट हुए थे तो उसमें मैंने क्या किया था कि मैंने टेक्निकल में ही रीजनिंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन डाल दिए थे, टेक्निकल में 75 नंबर में। तो बच्चों का मेरे पास मैसेज आया कि नहीं सर टेक्निकल अलग रखा जाए, सॉरी ठीक है मैं बता रहा हूँ, बच्चों को कहना था कि सर जो टेक्निकल में जो है आप रीजनिंग और एप्टीट्यूड मत डाला कीजिए, उसको अलग कर दीजिए। चलिए मैंने उसके लिए कोशिश किया कि नहीं, अब जो जितना भी टेस्ट हमारा बनेगा उसमें सब कुछ हम अलग रखेंगे। जैसे 21 नंबर क्वेश्चन में आप देखेंगे तो यहाँ से क्वेश्चन अब बदल गया, मेंटल एबिलिटी का, जिसको कहते हैं एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन आ गया, जो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है कि बताना है कि 2, 10, 50 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो ये हो गया मेंटल एबिलिटी का केस, जो बच्चों को कहना था बार बार कि सर टेक्निकल में मत डाला कीजिए, इसको नॉन टेक्निकल में डाला कीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे चेंजेस कर दिया कि मैंने इसको नॉन टेक्निकल में डाल दिया। नॉन टेक्निकल में टोटल मैंने लगभग 5 क्वेश्चन जो है वो मेंटल एबिलिटी से डाले हैं। जो नंबर सीरीज का एक क्वेश्चन आप मेरे सामने देख रहे हैं कि इनमें से कौन सा नंबर होगा जिसके बीच में आएगा। दूसरा है हमारा यहाँ पे कि विच डज नॉट बिलोंग टू द अदर्स, मतलब ये वर्बल, मतलब वर्बल कह सकते हैं रीजनिंग जो है, जिसमें से बताना है कि इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है जो इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। टायर है, स्टीयरिंग व्हील है, इंजन है, कार है। तो ऑब्वियसली ये कार जो है इनमें से नहीं आएगा, क्योंकि ये सब पार्ट्स हैं और ये क्या है इसके पार्ट्स हैं, तो कार इसमें से नहीं है। तो ये वर्बल कह सकते हैं एप्टीट्यूड का ये क्वेश्चन आ गया। उसके बाद यहाँ पे है एज के लेके क्वेश्चन आया कि द सम ऑफ एजेस, क्योंकि यूजुअली इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, एजेस से क्वेश्चन काफी ज्यादा रहते हैं। इसमें बताना था कि सम ऑफ एजेस ऑफ 5 चिल्ड्रन born at the interval of 3 साल, मतलब टोटल 5 बच्चे जो हैं 3 साल के इंटरवल पे जो है जन्मे हैं, जिनका सम है 50 इयर्स का। तो बताना है सबसे यंगेस्ट चाइल्ड का जो उम्र है वो क्या होगा, ये है क्वेश्चन। और इसका पूरा डिटेल सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, अगर सॉल्यूशन आपने देखा होगा पूरा डिटेल सॉल्यूशन है। तो रीजनिंग का क्वेश्चन 23 नंबर है। इसके बाद है हमारे प्रॉफिट एंड लॉस का ये क्वेश्चन है कि सुरेश बाय एन ओल्ड स्कूटर, इतना में बाई करता है, इतना में सेल करता है, तो कितना परसेंटेज उसको गेन हुआ। तो ये सारा रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है कि कोई ग्रुप ऑफ 7 मेन और 6 वुमेन है, 5% को हमको सेलेक्ट करना है कमिटी बनाने के लिए, तो एटलीस्ट 3 मेंस आर देयर इन द कमिटी, देन हाउ मेनी वे इट कैन बी डन। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया, ये बेसिकली जो क्वेश्चन है वो टोटली हो गया मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन। तो मैंने इसको चेंज कर दिया, तो जैसे जैसे आपको फीडबैक आ रहा है मैंने चेंज कर दिया। तो मेंटल एबिलिटी का मैंने टोटल, टेक्निकल बहुत हाई रहता है, चलिए देख लेते हैं टेक्निकल कितना हाई रहता है, अभी हम लोग जस्ट देख लेते हैं। तो ये हो गया नॉन टेक्निकल का काम खत्म। तो अब नॉन टेक्निकल में, पहले टेक्निकल आने से पहले नॉन टेक्निकल में बताइए कौन सा क्वेश्चन बहुत आउट ऑफ सिलेबस रहा। नॉन टेक्निकल में मैं आप लोग से जानना चाहता हूं कौन सा ऐसा सवाल है जो आउट ऑफ सिलेबस रहा, ठीक है बताइए। नॉन टेक्निकल में नहीं है, नॉन टेक्निकल में नहीं समझता हूं। बस एक बच्चों का बार बार मैं कह रहा हूं, रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर रीजनिंग को टेक्निकल में मत डालिए, उसको जीएस में रखिए। लीजिए मैंने इसको जीएस में रख दिया, जो जैसा आपका डिमांड था वैसे ही मैंने रखा। अब आते हैं यहां से सेक्शन बी पे, जो सेक्शन नंबर बी हमारा है जो बोलता है टेक्निकल क्वेश्चन है। पहले हम बात कर लेते हैं टेक्निकल में सेट नंबर 13 में किस किस सब्जेक्ट को मैंने कवर अप करने की कोशिश की है। देखिए क्योंकि सिलेबस तो ओवरऑल है, सिलेबस में कहीं भी एलआरसी ने ये तो नहीं बोला है कि सर्वेइंग से ज्यादा सवाल पूछेंगे या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से ज्यादा सवाल पूछेंगे, या फिर गोविंद को जो है गोविंद को आरसीसी बहुत अच्छा आता है तो आरसीसी से पूछेंगे। सबको इंडिविजुअली, तो जैसे मान के चलो 10,000 बच्चे ने फॉर्म भरा, तो ऐसा तो नहीं होगा हर 10,000 बच्चे को एलआरसी ने कॉल किया होगा पर्सनली कि देखो अच्छा तुम्हारा बताओ कौन सा सब्जेक्ट अच्छा है। अच्छा हाँ सोनू का सब्जेक्ट अच्छा है भाई, कौन सा सब्जेक्ट, आरसीसी, चलो लिख लो सोनू के नाम के आगे आरसीसी। अच्छा भाई गोविंद का सब्जेक्ट सबसे अच्छा कौन सा है, चलो स्टील इसका बहुत अच्छा, लिखो स्टील अच्छा है। अच्छा भाई प्रकाश के सामने लिख दिया कौन सा प्रकाश का सिलेबस अच्छा है, अच्छा सर्विंग, अच्छा सर्विंग लिख दिया। ऐसा तो किसी ने साथ नहीं होना है। जो एलआरसी है उसने तो जनरलाइज सिलेबस दे दिया कि भाई आपने जितना फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक पढ़ा है हम सबसे सवाल पूछेंगे। और एक चीज बता देते हैं, ये सब आप लोग पता है किसके बात में कह रहे हैं, कुछ यूट्यूब चैनल के थ्रू कह रहे हैं ये सब। कोई आके कह रहा है कि इस सब्जेक्ट से पढ़ो ज्यादा सवाल रहेगा, कोई आके कह रहा है उस सब्जेक्ट से पढ़ो ज्यादा सवाल रहेगा। प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ, ऐसा क्यों बोल रहे हैं वो लोग। सिलेबस किसी ने खत्म नहीं कराया, ठीक है, तो उनको लग रहा है कि जो मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उन लोग तो कोर्स बांट रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं, बड़ा बड़ा पैसा ले लेकर कोर्स उन्होंने बेचा है। अब किसी का सर्वेइंग नहीं खत्म हुआ है, किसी का स्टील नहीं खत्म हुआ, किसी, तुमको क्या लग रहा है जो खत्म हो गया वही बच्चों को बोलते हैं पढ़ने के लिए, ताकि बच्चा दोबारा क्वेश्चन नहीं करेगा। अब जैसे बच्चा कॉल करके बोलेगा सर अभी तक आप सर्वेइंग खत्म नहीं कराए, तो टीचर क्या बोलेगा, सर्वेइंग से सवाल नहीं रहेगा, तुम जाके पढ़ो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से सवाल रहेगा। थोड़ा सा माइंड आपको ग्रो करना होगा। हाँ अब देखिए गोविंद का कहना है कि सर अब देखिए बात से आप लोग चेंज हो गए,
अब गोविंद कह रहा है कि सर क्वेश्चन सिलेबस नहीं रहता है बट टफ रहता है। अभी थोड़ा देर पहले कुछ बच्चे बोले थे सर क्वेश्चन ही बाहर से रहता है, आउट ऑफ सिलेबस रहता है। अब बच्चे बोल रहे हैं सर क्वेश्चन टफ रहता है। तो बाबू मेरा, हम यही कहना चाहते हैं, ये साफ दिखा रहा है कि आपका तैयारी क्या है, आपने क्या लेवल पे पढ़ाई करी है। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन कितना टफ है, देखते हैं कितना टफ है। अब देखिए पहला क्वेश्चन 26 नंबर में क्या है, लेट्स सी 26 नंबर क्वेश्चन पहले क्या है वो देखिए। 26 नंबर क्वेश्चन है सर्वेइंग से। बहुत से बच्चे हमको कह रहे थे सर सर्वे से क्वेश्चन आपने नहीं दिया है। लीजिए भाई सर्वे से हमने क्वेश्चन दे दिया। एक सेकंड, ठीक है, एक सेकंड, एक सेकंड मैं पहले देख तो लूं कि 13 नंबर में आज कितने बच्चों ने टेस्ट दिया है। 13 नंबर टेस्ट आज कितने बच्चों ने दिया है, पहले वो तो मैं देख लूं कितने बच्चों ने अभी तक आज टेस्ट दिया है। लेट्स सी कितने बच्चों ने अभी तक टेस्ट दिया है आज का 13 नंबर टेस्ट। 13 नंबर टेस्ट टोटल बच्चों ने जो दिया है वो मात्र 12 बच्चों ने दिया है। मात्र 12 बच्चों ने आज का टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट लिया है। अब बताइए, अब बताइए सर सब्जेक्ट में ये भी लिखा है कि डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन रहेगा ना कि जेई लेवल का। तो कहाँ जेई लेवल का ये बाहर का क्वेश्चन है? अच्छा जेई लेवल के लिए क्वेश्चन अलग से सेट होता है क्या? जेई लेवल के लिए सिलेबस अलग से सेट होता है क्या? अगर बाबू ये सोच के पढ़ रहे हो कि जेई का सिलेबस अलग, तो बाबू मेरा ये कहना है पढ़ाई लिखाई छोड़ दो, ठीक है, जाके गुप्ता एंड गुप्ता पढ़ लो। अगर दिमाग में ये लेके चल रहे हो ना कि जेई लेवल का अलग होगा हमारा अलग होगा, कहीं भी हमको दिखा दो कहाँ है जेई का सिलेबस, हमको अलग से दिखा दो कहाँ पे है जेई का सिलेबस, हमको दिखा दो कि अलग है टेक्निकल से। अगर दिमाग में ये लेके चल रहे हो तो फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे, मेरे से बता रहे हैं, बहुत दिक्कत होगा तुमको। क्या अनाप शनाप बोल रहे हो कि सर जेई का अलग होता है एलआरसी का अलग होता है, ऐसा होता है क्या? सिलेबस दोनों का सेम है, क्वेश्चन पैटर्न दोनों का सेम है। क्या आलतू फालतू बात तुम लोग कर रहे हो यार। और बोलिए क्या बोलना है, बोल दीजिए, पहले हम देख लेते हैं सबका क्या क्या है। पहले बोल लीजिए आप लोग जो है, पहले हमको सारा डाउट सबका देखने दीजिए। बोलिए। चलिए हो गया, अब देखते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डायरेक्ट रेंजिंग इज डन व्हेन द टू एंड ऑफ द सर्वे लाइंस आर। यहाँ कह रहा है जो हम डायरेक्ट रेंजिंग जो करते हैं वो कब करते हैं? जब दो एंड ऑफ सर्वे लाइन का क्या होता है, मेरा इंटरविजिबल होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, इंटरविजिबल होता है। ठीक है, ठीक है, क्या होता है? इंटरविजिबल। और एक एक क्वेश्चन का मैंने डिटेल सॉल्यूशन दे रखा है, ऐसा नहीं कि बाहर से मैंने पूछा, एक डिटेल सॉल्यूशन है इंटरविजिबल। दूसरा क्वेश्चन है कि हॉरिजॉन्टल एंगल विथ मैग्नेटिक मेरिडियन थ्रू वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक बियरिंग। मैग्नेटिक बियरिंग का अगर आपको डेफिनेशन नहीं पता है तो ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है बाबू, प्रॉब्लम आपका है कि आपको मैग्नेटिक बेयरिंग जहां भी आपने पढ़ा है, जहां भी आपने कोचिंग किया, आपको बताया ही नहीं मैग्नेटिक बेयरिंग क्या होता है। मैग्नेटिक बेयरिंग का डेफिनेशन ही ये होता है जो आपने ऊपर देखा कि द हॉरिजॉन्टल एंगल विद द मैग्नेटिक मेरिडियन थ्रू वन ऑफ द एक्सट्रीमिस्ट ऑफ द लाइन इज कॉल्ड मैग्नेटिक बेयरिंग। ये तो सिंपल सा सवाल है। खुशी और गुप्ता नहीं पढ़ा है तो नहीं पढ़ा है तो किस बुक से पढ़ें? कोई बुक से मत पढ़िए, आप कोई बुक से मत पढ़िए बाबू, ठीक है। अब समय नहीं है कि आप बैठ के बुक पढ़ते रहिएगा, पहले पढ़ना था, ठीक है, पहले पढ़ना था, अब पढ़ने का समय नहीं है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। सर्वेइंग का अभी सब सिलेबस से बाहर का है, एक क्वेश्चन आपके हिसाब से बाहर है, ठीक है। बोल रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपास नीडल एक्ट एज एन इंडेक्स। पूछ रहा है कि गिवन कंपास में से बताइए कौन सा कंपास है जिसमें मेरा जो नीडल है वो इंडेक्स की तरह काम करता है। हम जानते हैं सर्वेयर कंपास होता है, हम जानते हैं सर्वेयर कंपास है। क्या लिख रहे हो? तो फिर क्या करें? तो बाबू अब क्या करें इसमें, हम बताइए आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, बताइए, बोलिए हम क्या करें। हम तो कोई कोर्स लॉन्च किए नहीं है कि आपको तैयारी करा दें, आपने कहीं पैसा दिया होगा, उनको प्रेशर बनाइए, उनको बोलिए कि आप क्या पढ़ाए हैं, या आप खुद सोचिए कि आपने सेमेस्टर में क्या पढ़ा। ये तो आपको बैठ के अध्ययन करना होगा ना अपना, कि आपने क्या तैयारी की है, ये आपको सोचना पड़ेगा बैठ के। क्वेश्चन तो वैसे मतलब रहेगा इसी स्टैंडर्ड का, कहां से कोई बाहरी क्वेश्चन है भाई। ये पूछ रहा है फॉलोइंग कंपास में बताइए इंडेक्स कौन सा है, सर्वेयर कंपास होता है। उसके बाद पूछ रहा है कि
लेट करेक्शन ऑफ लैटिट्यूड ऑफ एनी साइड बी सी, टोटल एयर लैटिट्यूड ई है, लेंथ ऑफ द साइड आई है, पेरीमीटर ऑफ ट्रांसवर्स बी, व्हाट ये बॉन्ड विथ रूल के हिसाब से क्या होगा, सी बराबर ई आई बाई पी होगा। और ये तो 13 नंबर क्वेश्चन है, 13वां सेट है। हर एक टेस्ट के साथ मैंने थोड़ा स्टैंडर्ड को बढ़ाया है, बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ाया, थोड़ा थोड़ा मैंने बढ़ाया है। तो आप सोचिए कि आपका तैयारी का लेवल क्या है कि आप सिंपल सिंपल क्वेश्चन नहीं पकड़ पा रहे हैं। ये हो गया सर्वेइंग का। अब कितना क्वेश्चन को डिस्कस करें, अब ये यहां पे आ गया, आरएल दिया हुआ है, बेंचमार्क है इतना, बैक साइड हमारा इतना, फोर साइड इतना है, तो यूजिंग राइज एंड फॉल मेथड से वैल्यू आरएल का बताना है क्या होगा। अब ये क्वेश्चन क्या बाहर से पूछा हुआ है। अब यार मेरा सर्वेइंग तो सिलेबस है नहीं, सर्वेइंग तो मैं पढ़ाता नहीं हूं, बट मुझे ये पता है कि सवाल सिलेबस का ही है। इसमें पूछ रहा है आरएल, कोई सा भी तुम बुक उठा के देखोगे, और हम पढ़ते हैं लेवलिंग टॉपिक, अगर आपने पढ़ा होगा तो लेवलिंग में हर एक टीचर ने आपको एटलीस्ट रिड्यूस लेवल निकालने तो सिखाया ही होगा। आरएल आपको बेंचमार्क पता है, फोरसाइट पता है, आपको जो है राइज एंड फॉल मेथड जो सबसे सिंपल मेथड होता है उससे बोल रहा है आरएल निकालने, और आपसे नहीं निकल रहा आरएल, तो प्रॉब्लम आपके अंदर है, प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं है। प्रॉब्लम आप में है कि आपने ठीक से नहीं पढ़ा, प्रॉब्लम यह है कि आपने सिलेबस को हल्के में लिया, प्रॉब्लम यह है कि आप दूसरे 2-3 लोग के बात में आ गए। कोई यूट्यूब पे आके वीडियो बना दिया, क्या भाई सर्वेइंग से क्वेश्चन रहेगा, कोई आके बोल रहा है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन से रहेगा, कोई आके बोल रहा है आरसीसी से रहेगा। अरे भाई किसको कॉल आया है एलआरसी की तरफ से, किसी को कॉल किया है क्या एलआरसी ने? कोई भी कुछ भी बोल रहा है अपना व्यू को गेन करने के लिए, बच्चों को हैम्पर कर रहा है, बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पा रही है। एक आदमी क्या कर रहा है, गुप्ता एंड गुप्ता से बच्चों को टेस्ट सीरीज करा दे रहा है, बच्चा भी खुश। ऐसी पढ़ाई होती है क्या बाबू? ऐसी पढ़ाई मेरे यहाँ तो नहीं होती है, मैं तो बोल रहा हूँ लिटरली, ऐसी पढ़ाई हमारे यहाँ तो बिल्कुल नहीं होती। ये सब मतलब दिखावा वाली पढ़ाई हम नहीं करते हैं। पढ़ना है तो डिटेल में पढ़ना, वरना मत पढ़ना, एकदम सिंपल। मेरा एक ही कॉन्सेप्ट रहता है, पढ़ो तो डिटेल में पढ़ो, वरना मत पढ़ो। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, जानो होता क्या है, रटने से नहीं होगा, निकालते कैसे हैं, WL²/8, जहां शियर फोर्स 0 होता है, बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। रटना नहीं है, समझना है कैसा क्यों होता है, तब बनाने में आसानी होगा, वरना रट लो, जितना रटना रटो। मैक्सिमम लोग तो वही काम कर रहे हैं। चलिए, तो ये हो गया सर्वेइंग का क्वेश्चन। ऐसे तो बहुत कुछ है। What will be the value of total coordinate B initially assumed as 100 and latitude at A is given as इतना। तो ये सब कर्वेचर का क्वेश्चन है। अब मेरा उतना सर्विंग पार्ट तो है नहीं कि मैं इसको ज्यादा डिटेल में डिस्कस कर सकूं। What is the correction applied for 2 level station if the area of ये ट्रावर्सिंग का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पार्ट है, ठीक है। अब ये आ गया आपको जियोलॉजी का क्वेश्चन। जियोलॉजी यहां से शुरू होगा, द फोल्ड एसोसिएटेड विथ मैग्नेटिक मैग्मेटिक एक्टिविटी। अब यहां से शुरू हो गया आपका जो क्वेश्चन है वो जियोटेक्निकल का, जियोलॉजी का। उसके बाद टाइप ऑफ फॉल्ट पूछ रहा है हमारा, ये सारा जियोलॉजी का पार्ट है। कोशिश ये रहा है कि सारे टॉपिक को हम लोग कवर करें, ठीक है। अब ये रॉक जियोलॉजी है, स्ट्रक्चर जियोलॉजी क्या बोलते हैं, मोस्ट वाइड स्प्रेड रॉक ऑन अर्थ, कौन सा सबसे ज्यादा रॉक है जो दुनिया में अर्थ में पाया जाता है, उस इग्नियस सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक कौन सा रॉक होता है, ये पूछ रहा है। हम लोग जानते हैं सेडिमेंट्री होता है। उसके बाद कह रहा है कि डेंसिटी ऑफ, क्या बोल रहा है, डेंसिटी ऑफ अर्थ इन द कोर इमीडिएटली आफ्टर द मेंटल। कह रहा है मेंटल के बाद जो मेरा डेंसिटी होता है अर्थ का वो क्या होता है, वो आपको दिया हुआ है सारा कुछ, क्या होगा, मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेस। अब यहां से देखिए क्वेश्चन किसका शुरू हो गया, अब यहां से शुरू हो गया हमारा सोम का क्वेश्चन कि द मैक्सिमम वर्टिकल स्ट्रेस डैश व्हेन कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 100 किलोन्यूटन एक्ट एट ए रेडियल डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद दी बोसिना, सॉरी ये इसका क्वेश्चन था, सॉरी ये जियोटेक्निकल का क्वेश्चन था। जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग में जो आपने पढ़ा होगा स्ट्रेसेस इन सॉइल में, स्ट्रेसेस इन सॉइल का ये सवाल है। आज का जो टेस्ट हुआ मैं उसी की बात कर रहा हूं। इसी तरीके से साइमल्टेनियसली सॉइल का क्वेश्चन है, ये भी है कि बोसिनस इन्फ्लुएंस फैक्टर R/Z हम लोग क्या लेते हैं। ये सब सवाल जो है सॉइल मैकेनिक्स में एक टॉपिक पढ़ना था, स्ट्रेसेस इन सॉइल। अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको बता सकते हैं कि क्या है। और इसे एग्जाम में सवाल भी रहता था, न्यूमार्क चार्ट वगैरह रहता था सवाल एग्जाम में, न्यूमार्क चार्ट को ड्रॉ कीजिए, पढ़े होंगे तो ध्यान में होगा, न्यूमार्क चार्ट का नाम सुने होंगे, सब यहीं से आया है सॉइल में। Which of the following outlet is provided at the base of a triaxial apparatus? अब कोई बच्चा बोलेगा सर हम तो ट्राईएक्सियल टेस्ट के बारे में जानते नहीं है। भाई नहीं जानते तो आपका ना प्रॉब्लम है बाबू, कि हमारा प्रॉब्लम है। ट्राईएक्सियल टेस्ट तो हर बच्चा जानता है, हम ये नहीं कह रहे हैं एक्सपेरिमेंट किया होगा, लेकिन उसका बेसिक तो पढ़ाया ही जाता है ट्राईएक्सियल टेस्ट का। डायरेक्ट शियर टेस्ट, ट्राईएक्सियल अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट तो बताया जाता है आपको, उसी का सवाल है। ये सॉइल का क्वेश्चन हो गया। पोर प्रेशर डेवलप इन ट्राईएक्सियल टेस्ट कैन बी मेजर्ड बाय, जो मेरा पोर प्रेशर डेवलप होता है वो कैसे मेजर्ड होता है,
ये तो बेसिक सा सवाल है यहाँ पे, जो ट्राई एक्सेल टेस्ट के बारे में थोड़ी ही पढ़ा होगा। जीरो एयर वॉइड लाइन इज नोन एज, जीरो एयर वॉइड लाइन हम किसको बोलते हैं? Similarly, hydraulic energy is converted into another form energy by hydraulic machine. What form of energy is that? ये हाइड्रोलिक्स का क्वेश्चन है। आपने हाइड्रोलिक्स पढ़ा होगा, टरबाइन वर्बाइन के बारे में, बेसिक हल्का फुल्का, उसका सवाल है। बोलेगा हाइड्रोलिक्स तो हमने पढ़ा ही नहीं है सर। तो अब नहीं पढ़ा तो ये आपका दिक्कत है कि आपने हाइड्रोलिक्स नहीं पढ़ा है। सवाल तो लेकिन सिलेबस में हाइड्रोलिक्स भी पढ़ना है। अब बोलिएगा सर हमको तो नहीं पढ़ना है। देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रोलिक्स, यहाँ पे देखिए मोटा मोटा अक्षर में लिख दिया हाइड्रोलिक्स, ये रहा हाइड्रोलिक्स। अब कोई बच्चा बोलेगा सर हाइड्रोलिक्स तो पढ़ना नहीं है, देखिए सामने पढ़ना है। किसी को भी जज करना बाबू बहुत आसान है, बस कुछ भी मन में आया लिख दिया, जज कर लिया। आप अपने अंदर भी देखिए कि क्या गड़बड़ी है। हम पिछले कई दिन से देख रहे हैं बच्चा लिख रहा है सर बहुत बाहर का क्वेश्चन है, सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन, ये वो। दिखाओ ना भाई कहाँ का बाहर का क्वेश्चन है। चलिए हटाइए, तो 13 नंबर सेट हो गया। हम 8 नंबर सेट से स्टार्ट कर लेते हैं। 8 नंबर सेट हम तो लेकर आए हैं। 8 नंबर सेट में देख लीजिए क्या सवाल था, वही था जैसे पैटर्न हम लोग फॉलो कर रहे हैं। इसमें क्या गड़बड़ था मैं वो भी बता देता हूँ। 8 नंबर टेस्ट के बाद से पहले क्या था, हम लोग रीजनिंग, मैं बार बार कह रहा हूँ, एप्टीट्यूड को भी मैंने टेक्निकल में डाल दिया था। बच्चों का था कि नहीं सर टेक्निकल को अलग रखा जाए, तो मैंने उसको अलग कर दिया। देखा होगा टेस्ट में अलग हो गया होगा वो। यहाँ देखिए महाभारत के लेखक कौन है। एक बच्चा हाँ कह रहा है क्या कि सर बिहार का बहुत सारा जो है क्वेश्चन आप डाल दिए हैं। तो बाबू हर टेस्ट में हर कुछ अलग अलग मिलेगा। किसी में हो सकता है बिहार का ज्यादा देखने को मिले, किसी में हो सकता है जनरल ज्यादा देखने को मिले। तो टेस्ट कराने का पर्पस क्या है, टेस्ट हो क्यों रहा है, इसीलिए तो हो रहा है। एक टेस्ट तो हम करा नहीं रहे हैं, हमको 25 टेस्ट कराना है। तो 25 टेस्ट में किसी में हो सकता है बिहार का सवाल ज्यादा रहेगा, किसी में भारत का सवाल ज्यादा रहेगा, किसी में करंट अफेयर रहेगा, किसी में हो सकता है हिस्ट्री रहेगा। हमको सब टॉपिक को कवर करके चलना है ना, ताकि लगभग हमारा सारा टॉपिक कवर हो जाए। एक बच्चा बोले सर बिहार का सवाल बहुत है। एक बार हम बिहार का सवाल नहीं पूछे तो बच्चा बोलता सर खाली आप इंडिया का पूछ रहे हैं, बिहार का सवाल नहीं पूछ रहे हैं। ऐसा थोड़ी होता है यार। हर टेस्ट में, मैं बार बार कह रहा हूं बाबू, हर एक टेस्ट में हर डिफरेंट देखने को मिलेगा आपको। चाहिएगा कि हर टेस्ट में खाली बिहार का सवाल रहे तो नहीं रहेगा। हर टेस्ट में चाहिएगा सिर्फ इंडिया का सवाल रहे तो नहीं रहेगा। हर टेस्ट में चाहिएगा सिर्फ करंट अफेयर रहे तो नहीं रहेगा। तो हम लोग टेस्ट को वैसे ही प्लान कर रहे हैं ताकि एक एक टॉपिक कवर हो जाए। 25 टेस्ट में लगभग टॉपिक हम लोग कवर कर लें। और यहाँ पे मैं बार बार कह रहा हूं, मैं भाई यहाँ पे मैं सीधा कह रहा हूं, यहाँ पे हम लोग का तैयारी फुल ऑन सिलेबस का है। बोलिएगा सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप, तो यार देख लो, आप लोग को जब मैंने टेस्ट लॉन्च किया था तो मैंने क्या बोला था कि एलआरसी में कितना नंबर ऑफ टेस्ट होगा, 25 टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट होगा। या तो आप लोग नहीं पढ़ पाए ध्यान से, यहाँ लिखा फुल लेंथ टेस्ट होगा, टेक्निकल प्लस नॉन टेक्निकल। तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक ही सब्जेक्ट से ज्यादा सवाल रहे, ये हो ही नहीं सकता। जब यहां लिखा है फुल लेंथ टेस्ट, तो फुल लेंथ का मतलब ही ये है कि आपको सारे टॉपिक को कवर करना है। यहां मैं लिख सकता था जो मैंने यहां लिखा था, यहां जो मैंने लिखा था वो क्या है, पहले सब्जेक्ट वाइज। तो ये बाबू ये कब होगा, 25 टेस्ट के बाद होगा ये सब, जब आप बीटीएससी में जाएंगे तब। अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है, सब्जेक्ट वाइज मैं टेस्ट ले ही नहीं सकता हूं। एक एक सब्जेक्ट वाइज अगर हम टेस्ट लेने के लिए बैठेंगे तो कभी हमारा टेस्ट कंप्लीट नहीं होगा। और प्रॉब्लम क्या है, मैक्सिमम बच्चे किसी का सर्विंग बहुत अच्छा पड़ा, उसको लग रहा है सर्विंग अच्छा। इसलिए मैं कहता हूं ना, टेस्ट देने से आपकी तैयारी पता चलती है, क्या तैयारी है आपकी। ऐसे तो आपको लगता है कि हमने बहुत तैयारी कर लिया, बहुत पढ़े हुए हैं, बहुत हम विद्वान हैं, लेकिन जब आप टेस्ट देने बैठते हैं तो आपको पता चलता है कि आपका क्या तैयारी का लेवल है। क्योंकि रीजन क्या होता है मैं बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या आपके साथ क्यों प्रॉब्लम हो रहा है मैं बताता हूँ। देखिए टोटल पढ़ना है 30 सब्जेक्ट, टोटल अब तक पढ़ना है मोटा मोटी 30 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। और ये मैं बार बार कह रहा हूँ, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि 30 सब्जेक्ट को पढ़ सकता है, किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए करना क्या होगा, सब्जेक्ट आपको बांटना होगा। सब्जेक्ट बांटने का मतलब क्या है, सब्जेक्ट आपको अलग करना होगा कि 30 में से इतना सब्जेक्ट हम पढ़ेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। और मैंने एक बार यूट्यूब पे वीडियो बना के बताया भी था क्या क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था आप सर्विंग पढ़ लो मोरलेस, सीटी पढ़ लो जो आपके लिए आसान होगा, इसके बाद आप सोम पढ़ लो, मैथ्स पढ़ लो, इतना मैंने बताया था। और इसमें एक आध सब्जेक्ट अगर मैंने ऐड किया होगा तो किया होगा, तो इतना तो आपको हाईवे पढ़ लो, ये सब पढ़ लो, इरिगेशन कुछ मैंने बताया होगा। लेकिन यहां सवाल अगर आप बोलिएगा सर इन्हीं 4 सब्जेक्ट से पूछे क्योंकि यही 4 सब्जेक्ट मैंने पढ़ा है, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब कोई बच्चा हमको कहेगा नहीं सर सवाल आप इन्हीं 4 सब्जेक्ट से पूछिए क्योंकि हमने यही 4 सब्जेक्ट पढ़ा है, तो ये सवाल पॉसिबल नहीं है बाबू, क्योंकि यहाँ पे टेस्ट फुल लेंथ हो रहा है। हो सकता है आपकी पढ़ाई पूरी नहीं होगी, लेकिन हमारे साथ दूसरा बच्चा जो जुड़ा हुआ है वो पूरा पढ़ रहा होगा। तो हम तो एक इंडिविजुअली को लेके नहीं चल रहे ना, हम तो मास लेवल बच्चों को लेके चल रहे हैं ताकि हमारा सारे बच्चे का तैयारी हो जाए, ऐसा नहीं है। और एक चीज मैं और बताना चाहता हूं, आप अभी सोचिए आपने टोटल आज 13 टेस्ट दे दिया,
100 टेस्ट मतलब 100 क्वेश्चन हर टेस्ट में, टोटल 1300 क्वेश्चन आपने तैयारी कर लिया, 1300 क्वेश्चन। अगर 1300 क्वेश्चन एक बार ऊपर से भी देख लीजिएगा आप, तो समझिए कि आपका कितना तैयारी हो गया। अगर 1300 क्वेश्चन अगर आपने, और ये 1300 क्वेश्चन को एक सब्जेक्ट से नहीं आपने पढ़ा, सारे सब्जेक्ट को मिक्स करके आपने पढ़ा, तो बाबू मेरे तैयारी भी तो आपका वैसे ही हो रहा है। अगर वो मान के चलिए फ्लूइड मैकेनिक्स आपका नहीं भी पढ़ा हुआ है, अगर आप एग्जाम में गलत भी कर रहे हैं, तो जहां पे मैंने टेस्ट में क्वेश्चन डाला है उसको एक बार देखेंगे तो याद तो रहेगा। रेनॉल्ड्स नंबर कितना से कम होगा तो फ्लो लेमिनार होगा, कितना से ज्यादा होगा तो टर्बुलेंट होगा, ट्रांजिशन होगा, तो कैसे पता चलेगा? एक बार देख लोगे तो हो सकता है पता चल जाए। तो यहाँ पे इसीलिए तो ओवरऑल टेस्ट प्लान किया है। तुम लोग अभी तक समझे ही नहीं हो ओवरऑल टेस्ट का मतलब क्या है। प्रॉब्लम क्या है, तुम अपने कंफर्ट से बाहर नहीं आ रहे हो। मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, प्रॉब्लम है कि आप बच्चे अपने कंफर्ट से बाहर नहीं आ रहे हैं। कंफर्ट कहने का मतलब होता है अपने आराम से बाहर नहीं आ रहे हैं। आपको क्या लग रहा है 5 सब्जेक्ट मेरा पढ़ा हुआ है, अब इससे बाहर हम क्या ही टच करें। सर को बोल देंगे सर सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन है। कैसे बाहर का है यार, फुल लेंथ टेस्ट चल रहा है, बाहर का कैसे हो सकता है? हम इतने पागल थोड़ी ना है क्वेश्चन बनाएंगे बाहर का सेट करके। और हमको ये नहीं पता कि आप बीटेक के लड़के नहीं, आप डिप्लोमा के लड़के हैं, तो क्वेश्चन भी वैसा सेट करेंगे जो डिप्लोमा लेवल पे होगा। बीटेक का सेट करने बैठेंगे तो आप तो बना भी नहीं पाइएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाइएगा। ये मेरा चैलेंज है। और ऐसा हो क्यों रहा है मैं ये भी बता देता हूं, क्योंकि आप कंपेयर कर रहे हैं। दूसरा वर्ड क्या है कि आप कंपेयर कर रहे हैं। मैं बता रहा हूं साफ साफ क्या प्रॉब्लम आपके साथ हो रहा है। इस प्रॉब्लम जब तक बाहर नहीं आइएगा कभी नहीं सक्सेस करिएगा। दूसरा क्या है, एक तो कंफर्ट से आप बाहर नहीं आ रहे हैं अपने, दूसरा आप कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर क्या कर रहे हैं, कहीं और टेस्ट आप दे रहे होंगे, वहां आपको क्या हो रहा है, क्वेश्चन आपके हिसाब का बन रहा है। वो क्यों बन रहा है, क्योंकि वहां जो टीचर हैं वो क्या कर रहे हैं, एक तो बुक उठा लिए, गुप्ता एंड गुप्ता का, हम ओपनली कह रहे हैं, गुप्ता एंड गुप्ता का बुक उठा लिए, आर.एस. खुरमी का बुक उठा लिए, जो सब बच्चों के पास होता है। और मैक्सिमम बच्चा मैं समझता हूं 90% या 99% बच्चा होगा जो डिप्लोमा का होगा, तो उसके पास गुप्ता एंड गुप्ता, आर.एस. खुरमी होता है। बच्चे ने उसको रट लिया, डायरेक्ट उसी से सवाल दे रहे हैं वो लोग। तो बच्चा प्राउड फील कर रहा है, अरे हमको तो 70 मार्क्स आ रहा है, हमको तो 80 मार्क्स आ रहा है। कल ही मैं ग्रुप में देख रहा था, किसी बच्चे ने डाला था कितना किसको टेस्ट में आ रहा है, तो बच्चा लिख रहा है, उसमें वोटिंग भी उसने कराया था, देख रहे हैं 70 से 80 मार्क्स में मैक्सिमम बच्चा टिक किए हुआ, उसको लग रहा है 70-80 मार्क्स हमको आ रहा है। आएगा नहीं। अरे आप जिस बुक से पढ़ रहे हैं उसी बुक से सवाल पूछ लिया गया है, तो आपको लग रहा है आपको सब आता है। मेरे साथ प्रॉब्लम क्या हो गया कि मैंने शुरू में बोला कि बाबू हम ये सब नहीं करेंगे, गुप्ता एंड गुप्ता ये सब बुक जो है हम इंटरटेन नहीं करेंगे। अब आपको आपकी पढ़ा नहीं, अब आपको क्या लग रहा है, सर जो क्वेश्चन सेट कर रहे हैं वो तो ओवरऑल सिलेबस से कर रहे हैं, हम तो गुप्ता एंड गुप्ता पढ़े हैं, तो अब हम कैसे बनाएंगे? तो बोल देते हैं कि क्वेश्चन बाहर से आया। ठीक है ना, ठीक है ना। तो बच्चों को क्या लग रहा है कि हम तो गुप्ता एंड गुप्ता पढ़े हैं, अब लेकिन सर तो बाहर से सवाल पूछ रहे हैं, तो उनको क्या लग रहा है कि अरे बोल सर टेस्ट ही हार्ड था सर। नहीं बाबू, मेरा इतना आपको चैलेंज है कि जो बच्चा मेरे यहाँ कोर्स पढ़ा है वो जानता है, ये सब में हम जैसे सेमेस्टर के समय में मैक्सिमम बच्चे किससे पढ़ते हैं, वेनस, मैक्सिमम बच्चे वेनस, रीतु, फाउंडेशन, ये सब से पढ़ते हैं। अब बच्चे बड़े खुश भी होते हैं, और मैं बहुत सारे कोचिंग वाले को भी जानता हूं कि इसी से पढ़ाते भी हैं वो लोग, रीतु, वेनस। मैंने आज तक एक भी बच्चा मेरे कोचिंग जो मेरे से पढ़ा है सेमेस्टर में, एक बच्चा भी मुझे ये नहीं बोल सकता है कि सर ने वेनस, रीतु या फाउंडेशन से पढ़ाया है। मैं लिटरली उसको फाड़ के फेंक देता हूं। अगर मेरे सामने कोई बच्चा वेनस, रीतु या फाउंडेशन लेकर आता है, उसको हम फाड़ के फेंक देते हैं। क्योंकि मैं एक ही चीज कहता हूं बच्चों को, अगर सक्सेस करना है, नॉलेज गेन करना है, तो किसी स्टैंडर्ड बुक से पढ़िए। ये सब क्या मजाक बना दिए रीतु, वेनस और फाउंडेशन पढ़ के, इससे क्या होगा? आज इसी का नतीजा है जो आज आप लोग झेल रहे हैं। सॉरी टू से, बट आज इसी का नतीजा है जो आप लोग झेल रहे हैं। आपने रीतु, फाउंडेशन और वेनस के ऊपर कभी बढ़े नहीं, कभी बुक उठा के आपने देखा नहीं, इसलिए आज आपको लग रहा है क्वेश्चन बहुत टफ है। आपको लग रहा है रीतु, वेनस और फाउंडेशन का क्वेश्चन क्यों नहीं है। हम तो उससे ज्यादा किसी बुक, हम तो ओपनली बोलते हैं 4 बुक का नाम पूछेंगे तो आपको नहीं पता होगा। अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में 4 ऑथर का नाम पूछ लेंगे कि बताइए वो 4 ऑथर कौन से हैं, ठीक है ना। अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के 4 ऑथर का नाम आपसे पूछ लेंगे, बुक के ऑथर का नाम बताइए, आपको नहीं पता होगा। अगर हम पूछेंगे कि आरसीसी में कोई 3 ऑथर का नाम बता दीजिए, कोई 3 बुक का नाम बता दीजिए विथ पब्लिकेशन, आपको नहीं पता होगा। अगर हम आपसे पूछ लेंगे कि इरिगेशन के बता दीजिए किसी बुक का नाम, आपको नहीं पता होगा। अगर हम आपसे पूछ लेंगे स्ट्रक्चर एनालिसिस में कोई 4 बुक का नाम बता दीजिए, आपको नहीं पता होगा, क्योंकि आपने कभी पढ़ा ही नहीं। आपने किससे पढ़ा? आपने इन 3 बुक से पढ़ा, वेनस, रीतु और फाउंडेशन से।
इसका नतीजा आज आपको दिख रहा है, आज आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है। ये वेनस ऋतु और फाउंडेशन का रिजल्ट आज आपको दिख रहा है कि आपसे सवाल नहीं बन रहा है, क्योंकि आपने कभी बुक पढ़ा नहीं। सॉइल मैकेनिक्स की एक बुक का नाम पूछेंगे आपको नहीं पता होगा, सिवाय एक बुक का, बीसी पूनमिया, जो आपको कॉलेज के बुक बैंक से मिला होगा, बीसी पूनमिया। उसके अलावा एक और बुक का नाम पूछ लेंगे, आपको नहीं पता होगा, आपका हाथ पैर ठंडा हो जाएगा। ये क्या पूछ लिए सर हमसे, हाथ पैर ठंडा होने लगेगा। आपसे पूछ लेंगे हाईवे इंजीनियरिंग के एक बुक का नाम बता दीजिए, नहीं पता होगा आपको, क्योंकि आपको आदत ही नहीं है पढ़ने का। आपको आदत है क्या पढ़ने का, और ये मैंने स्पेशली देखा है, जो बिहार के बच्चे हमारे हैं, ठीक है ना, और मैंने स्पेशली देखा है कि जो बच्चे हमारे बिहार के हैं उनके स्टडी को खराब किया गया है, ठीक है ना। वही तो कह रहे हैं गोविंद, मैं एग्जैक्टली वही कह रहा हूं। ये मैंने नोटिस किया है कि यहाँ के टीचरों ने बर्बाद किया बच्चों को बुक पढ़ने की आदत खत्म की है। उनको बोला है कि बस ये तुम 4 बुक पढ़ लो, 3 बुक ऋतु वेनस फाउंडेशन का बुक ले लो, सेमेस्टर निकल जाएगा। अरे बाबू, सेमेस्टर निकलेगा, जिंदगी नहीं निकलेगा उससे। आज तुम लोग उस चीज का रिजल्ट झेल रहे हो, आज उसका झेल रहे हो तुम लोग, ठीक है ना, आज उसका कॉन्सिक्वेंसेस तुम लोग झेल रहे हो। कंपटीशन का तैयारी करने के लिए गए, किसी कोचिंग वाले ने बोल दिया गुप्ता एंड गुप्ता का बुक ले लो, आर एस खुरमी का बुक ले लो, पढ़ जाओ, पास कर जाओगे। ऐसा होता है क्या? जो लड़का रैंकर होता है, जो लड़का रैंक लाना चाहता है, उसको कभी पढ़ते हुए देखो कैसे पढ़ता है वो। उसके पास कम से कम 3, 4, 5 बुक होती है पढ़ने के लिए। आज जितना भी आप लोग का फ्रस्ट्रेशन निकल रहा है वो इसी वजह से निकल रहा है, क्योंकि आपने इन 3 बुक के अलावा कोई दूसरा बुक को देखा नहीं। और अब हमसे सवाल पूछ रहे हैं सर अब हम क्या करें। अब हम आपसे पूछ रहे हैं हम क्या करें आपके लिए। हम तो आपके लिए कोई कोर्स लेकर नहीं आए, हम तो सिर्फ आपके लिए टेस्ट लेकर आए हैं बाबू। कोशिश कर रहे हैं कि जितना टेस्ट में आपको क्वेश्चन करा सके, हम कोशिश लगे हुए हैं। इसी वजह से ना मैं यूट्यूब पे लाइव आ रहा हूँ, ना कहीं मैं लाइव आ पा रहा हूँ, जस्ट आपके लिए कहें। एक दिन भी 21 तारीख से हमारा टेस्ट चल रहा है और अभी तक एक भी टेस्ट हमारा जो है मतलब डिले नहीं हुआ है। एक भी टेस्ट कोई बच्चा नहीं बोल सकता सर डिले हो गया। ईच एंड एवरी टेस्ट ऑन टाइम 7 बजे अपलोड हो जा रहा है और अब बच्चे टेस्ट को दे रहे हैं, ठीक है। अब लवकुश का कहना है कि सर करें क्या। सब लोग का क्वेश्चन ये है कि करें क्या, और लिटरली हमें भी नहीं समझ में आ रहा कि बच्चों को हम बोले तो करे क्या वो। मेरा बस यही कहना है बाबू, अब समय नहीं है आपके पास, चुपचाप से एक ही काम करिए, जो सब्जेक्ट मैंने बताया है एटलीस्ट इतने सब्जेक्ट को जाके पढ़िए, ठीक है, इतने सब्जेक्ट को पढ़िए। यही उपाय है। मैं ये भी बोल सकता हूं महिपाल, जितना क्वेश्चन हम आपको एग्जाम में दे रहे हैं टेस्ट में उसको रटिए। लास्ट ऑप्शन क्या, उसका डिटेल सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, सॉल्यूशन के साथ रट जाइए। इतना मैं आपको गारंटी देता हूं बाबू, मैं चैलेंज लिख के चैलेंज दे सकता हूं, जितना टेस्ट आपने अभी तक दिया है और जो स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आपने बनाया है, अगर इन क्वेश्चन को आपने रट लिया, सॉल्व कर लिया, ओपन चैलेंज है मेरा कि जाके पूरे बिहार में या पूरे हिंदुस्तान में जो जेई लेवल डिप्लोमा लेवल का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा उसको जाके दिखा देना। जो 70 और 80 नंबर बच्चा मार्क्स लेकर आ रहा है, यूट्यूब के जो बच्चा मैसेज कर रहा है, ओपन चैलेंज है कि मेरे टेस्ट में तुम 40 नंबर ला के दिखा दो। मैं उन तमाम बच्चों को चैलेंज करता हूं। अगर मैं तुमको भी ये चीज कहता हूं, अगर तुम्हारा कोई दोस्त आके बोले कि हम उधर 60 नंबर 70 नंबर लेकर आ रहे हैं, उनका ओपन चैलेंज है कि मेरे टेस्ट में 1 घंटे का हम समय देंगे, 1 घंटा 30 मिनट का समय देंगे टेस्ट में, और मेरे टेस्ट में तुम 40 नंबर से ऊपर ला के दिखा दो, हम भी जान जाएंगे। क्योंकि हम कोई भी क्वेश्चन रटा रटाया हुआ नहीं दे रहे हैं, ऐसा नहीं मिलेगा खोला अरे तो पढ़े थे रट लिए। यहाँ पे क्वेश्चन मिलेगा, लॉजिकल कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन मिल रहा है और सिलेबस का क्वेश्चन मिल रहा है। एक भी सवाल सिलेबस से बाहर का नहीं है। एक भी बच्चा हमको सवाल लिख के दे दे एक भी टेस्ट, सर ये सवाल हमारे सिलेबस का नहीं, बाहर का है, मैं उसी टाइम बता रहा हूं कि मैं पूरा सेट को बदल दूंगा, पूरे सेट को मैं बदल दूंगा। वेरी गुड गोविंद, ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है, ये तुम्हारे लिए प्लस पॉइंट है कि अगर तुम यहां 40 ला रहे हो वहां 100 लेकर आओगे, जाके दे लो टेस्ट। मैं ओपनली बोल रहा हूं गोविंद, तुमको यहाँ 40 आ रहा है ना, 40 प्लस नहीं ला रहे हो तुम, वो लोग 70 ला रहा, तुम 100 में 100 लेकर आओगे, जाकर टेस्ट दे के देख लो। और उनको बोलो मेरे यहाँ के टेस्ट देने के लिए 30 नंबर क्या 25 नंबर से ऊपर लेकर नहीं आएगा लोग, ये मेरा रिटर्न चैलेंज है। हो क्या रहा है, एक बुक है गुप्ता एंड गुप्ता का, छपवा दो उससे, रटवा दो, बस हो गया बच्चा, ठीक है ना, बस यही हो रहा है, छपवा दो क्वेश्चन को। इसलिए मैं गोविंद, जितने बच्चे इनको कम मार्क्स आ रहा है मैं उनको कह रहा हूं डिसअपॉइंट नहीं होइए, बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं होना है।
आपको कम मार्क्स आ रहा है तो आप सोचिए कि दूसरे जगह से जितना आप यहां स्कोर कर रहे हैं उसका दुगना आप वहां स्कोर कीजिएगा, मेरा लिख लीजिए आप। और वहां जो दुगना स्कोर कर रहा है आपसे, वो यहाँ पे आपके ना तिगना भी कम नहीं कर पाएगा, मतलब उससे भी आपका 3 टाइम्स बिलो स्कोर करेगा वो। जैसे गोविंद अगर बोल रहा है उसको 40 नंबर आ रहा है और जिसको 70 मार्क्स आ रहा है कहीं और, हम चैलेंज करते हैं, इस वीडियो को हम यूट्यूब पे भी डालेंगे, हम चैलेंज करेंगे यूट्यूब पे कोई बच्चा मेरा वीडियो को देख रहा है तो जाके टेस्ट दे लो, ओपन चैलेंज आओ, टेस्ट दो, अल्लाह 30 नंबर से ऊपर मार्क्स, ईमानदारी से टेस्ट दोगे तब हम कह रहे हैं। आप मोबाइल खोल के लिखोगे तो एक बच्चा का हम नाम नहीं लेंगे, उसका मार्क्स देख रहे तो 70 मार्क्स है, एक बच्चे का हम नाम नहीं लेंगे, 70 मार्क्स था किसी टेस्ट में, हम सोचे इतना नंबर कैसे लाया हो सकता है वही पढ़ा हुआ होगा। जब उसका हम खोले हैं तो देखते हैं 70 मार्क्स वो कितने देर में लाया है मालूम है, मात्र 17 या 18 मिनट में लेकर आया है। 17 या 18 मिनट में उसको 70 मार्क्स आ गया। हम देखते के साथ समझ गए कि चोरी से लाया है, मोबाइल में रखे हुआ सॉल्यूशन इधर उधर डाल के लाया हो। लेकिन जो बच्चा हमारे ईमानदारी से दिया है, उसी टेस्ट में देख रहे हैं जो बच्चा मेरा 58 मिनट लिया है, 59 मिनट जो टाइम लिया है, उस बच्चे को मेरा मार्क्स आ रहा है 35 नंबर, 40 नंबर, इससे ज्यादा नहीं ला रहा। ये 18 मिनट में 70 नंबर ले आया, 18 मिनट में 70 नंबर वो ले आया। और जो बच्चा हमारा 59 मिनट ले रहा है, जो बच्चा हमारा 50-50 मिनट लिए हुआ है, वो बेचारा ला रहा है 35 और 40 नंबर। इसका मतलब क्या, आपने चोरी किया। ठीक है, तो चोरी करके क्या फायदा हुआ बताइए, कोई फायदा हुआ है तो बताइए। इसीलिए डिसअपॉइंट नहीं होइए, जितना क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं उसको रट लीजिए, लॉजिकल है बना लीजिए, नहीं समझ में आता है डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है उसको पढ़ लीजिए, रट लीजिए, बना लीजिए। एक भी सवाल उससे बाहर का नहीं रहेगा, मतलब उससे आसानी रहेगा। आप समझिए, ऐसे भी मैं कैसे आपको एग्जांपल दूं, ठीक है, आप समझिए कि आप एक स्टैंडर्ड ऊपर तैयारी कर रहे हैं, एक स्टैंडर्ड नीचे तो आप ऐसे निकल जाइएगा, मतलब आप ये समझ लीजिए, ठीक है, आपका तैयारी एक स्टैंडर्ड ऊपर चल रहा है उनसे, उसके नीचे क्वेश्चन तो तुम हलवा ऐसे ही बना दोगे जी, तुमको देख के लगेगा ये सवाल है, तुम ऐसे ही बना देंगे। इस टाइप से आपका चलेगा, उससे घबराना नहीं है, ठीक है ना। वेरी गुड इवनिंग आलोक। इसीलिए मेरा आप तमाम बच्चों से कहना है, ऑल द बेस्ट, घबराना नहीं है, घबराइएगा देखिए फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा, जहां घबराइएगा फ्रस्ट्रेट हो जाइएगा। और मार्क्स जितना भी आपको आ रहा है, 40 नंबर आ रहा है ना, 40 नंबर आप ला रहे हैं, हम गारंटी दे रहे हैं, फिर हम आप बोल रहे हैं गारंटी दे रहे हैं, दूसरे कोचिंग में आपको 80 से 90 नंबर आएगा, जाइए ट्राई करके देख लीजिए। और जो बच्चा वहां पे 80 और 90 नंबर ला रहा है, मेरे यहाँ 25 नंबर से ऊपर नहीं ला पाएगा, ये भी हम गारंटी दे रहे हैं। अगर है तो बोलिए, हम एक ओपन टेस्ट करवा देते हैं, ओपन टेस्ट कर देते हैं सबके लिए ओपन, समय देंगे 1 घंटा, मात्र समय देंगे 1 घंटा, 30 मिनट या 15 मिनट, देख लेते हैं। बोलो तो हम कर देते हैं एक टेस्ट, ले आओ उन लोग के बच्चों को, तुम्हारा कोई दोस्त अगर हो जो बोल रहा हम 70 और 80 नंबर लेकर आ रहे हैं, और ईमानदारी से मेरे यहाँ टेस्ट दे दे लाके, देखते हैं कि 80 में मेरा 40 जो मेरा 35 to 40 का बैरियर भी क्रॉस कर पाएगा कि नहीं क्रॉस कर पाएगा, तुम देख लेना। इसीलिए कोई भी बच्चे हमारे हैं, स्पेशली गोविंद का परफॉर्मेंस हमको सबसे अच्छा लगा, महिपाल का परफॉर्मेंस अच्छा है, प्रकाश अगर वीडियो को देख रहा है, प्रकाश का परफॉर्मेंस अच्छा है, वो लोग थोड़ा डिमोरलाइज हो रहा है, और भी हमारे तमाम बच्चे सबका परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं अच्छा ही है। तो मेरा ये कहना, डिमोरलाइज नहीं होना है, सिर्फ जितना क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, नहीं समझ में आता रट जाइए, डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ रट जाइए, घबराना नहीं, रट जाइए, एकदम रट जाइए, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एकदम रट जाइए। आप समझिए कि आप एक लेवल हमेशा ऊपर चल रहे हैं, समझ गए। तो इतना मेरा भाषण देने का पर्पस ये था, बच्चे बहुत ज्यादा डिमोरलाइज हो गए हैं। कल तो मैं देख ही रहा था, वोटिंग कराया जा रहा है, इतना नंबर आ रहा है, तुम बताओ तुमको कितना नंबर आ रहा है, ये आ रहा है। तो ये सब नहीं करना है, घबराना नहीं है, डीमोटिवेट नहीं होना है, अच्छे से टेस्ट देना है। जैसे कल मेरी एक बच्चे से बात हो रही थी, कल ही एक बच्चे से हमारी बात हो रही थी, वो बच्चा बहुत अच्छा बात बोला हमको, बोला सर हमको 20-22 नंबर आ रहा है। कल उससे मेरी बात हुई, बोला कि सर हमको 20-22 नंबर आ रहा है। पूछे इतना कम क्यों आ रहा है? बोला कि सर हम जितना पढ़े उतना ही क्वेश्चन अटेम्प्ट लेते हैं, जितना हम सब्जेक्ट को पढ़ें उतना ही अटेम्प्ट लेते हैं, उसके अलावा हम अटेम्प्ट नहीं लेते, वरना मेरा नेगेटिव हो जाता है। उसके पढ़ने का तरीका अलग है। उससे हम पूछे बाबू सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन है? बोला नहीं सर, सब सिलेबस के पैटर्न पे, एक एक टॉपिक को आपने कवर किया है, और हम जो नहीं पढ़े उसको टच ही नहीं कर रहे हैं। उसका अपने पढ़ने का तरीका है वो। तो हर एक बच्चे का एक अपना तैयारी होता है पढ़ने का। जो बच्चे हमारे घबरा रहे हैं, जिनका कुछ भी तैयारी नहीं हुआ है, रितु फाउंडेशन और जो कौन सी बुक है वेनस, इनसे अगर बाहर अभी तक नहीं आए तो बाबू ये कम से कम 5 सब्जेक्ट मैंने बताया,
सबसे पहला सब्जेक्ट सर्वेइंग, दूसरा सब्जेक्ट कंक्रीट टेक्नोलॉजी, तीसरा सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, चौथा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, पांचवा सब्जेक्ट कोई भी एक आप ले लीजिए, चाहे आरसीसी ले लीजिए, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लीजिए जो आपको सही लगता हो। कम से कम इतना सब्जेक्ट को जरूर पढ़ के जाइए। जो टेस्ट आप यहाँ पे दे रहे हैं उसका क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बनता है रट जाइए, तो मतलब रट जाए, समझना है, क्योंकि सब देखिए एक एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन दिया हुआ है। रटिए, समझिए, जो समझ में आता कर लीजिए। क्लियर है? तो इतना भाषण देने का पर्पस यही है कि आपको मोटिवेट किया जाए, आपको बूस्टअप हम कर रहे हैं, दूसरे जगह से घबराइए नहीं, बिल्कुल मत घबराइए। और अगर कोई आपको चैलेंज करता है तो वो चैलेंज मेरे पे डाल दीजिए आप। अगर कोई दूसरा आपको बोलता है हम तो 70 नंबर 80 नंबर ला रहे हैं, घबराना नहीं है, आप उनसे 2 टाइम्स ज्यादा ही ला रहे हैं। क्लियर है? अभी भी कोई डाउट है किसी को तो बिंदास होके हमसे बताओ। अभी भी अगर कोई डाउट है तो बिंदास हमको बताओ, ठीक है? अभी भी अगर कोई डाउट है क्वेश्चन में कि सर ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, मैं तो कह रहा हूं बाबू हर एक टेस्ट में नोट कर लो कि 13 नंबर क्वेश्चन जो है वो आउट ऑफ सिलेबस है, 14 नंबर क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है। मैं मुझे भेज दो, मैं देख लेता हूं। अगर आउट ऑफ सिलेबस होगा मैं तुरंत चेंज कर दूंगा क्वेश्चन को, मैं नया क्वेश्चन दे दूंगा। और अगर सिलेबस में होगा तो मैं बता दूंगा कहाँ से किस टॉपिक का ये सवाल है, मैं वो भी बता दूंगा। तो उतना तुमको तो करना पड़ेगा ना, ठीक है? और कुछ बोलना है क्या? भाषण देना मेरा कम ही रह गया तो बताओ। अगर मोटिवेशन भी अगर मेरा कम रह गया तो बोलो, हम और मोटिवेट कर देते हैं। पढ़ना तो बाबू तुमको पड़ेगा। इसीलिए एक सजेशन मेरा याद रखना, अपने जूनियर को कम से कम बोलना। हम तमाम बच्चों को कहेंगे, आप लोग सब सीनियर हैं, जो आपके भाई होंगे, छोटे भाई होंगे, बहन होंगी, जो अभी डिप्लोमा कर रही होगी या करने का सोच रही होगी, तो उसको ये ज़रूर बोलना अपने एक्सपीरियंस से कि बाबू ऋतु, वेनस और फाउंडेशन इस टाइप की किसी भी बुक पे रिलायबल मत रहना। रिलायबल कहने का मतलब क्या होता है? फुल्ली डिपेंड मत रहना, साइड से कुछ बुक्स को पढ़ते रहना। ये तो मेरा आप तमाम बच्चों से कहना है कि अपने जूनियर भाई को, बहन को, स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई जूनियर है, अगर आपसे कोई पूछने आता है भैया तैयारी कैसे करें, तो कम से कम अपना दुखड़ा बता देना कि हमने सिर्फ वेनस, ऋतु और फाउंडेशन को फॉलो किया है, इसी वजह से आज मेरा ये हाल हो गया है, तुम लोग इसको फॉलो मत करना। फॉलो करना, हम फॉलो करने में बुराई नहीं है, उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिल जाता है, हम कभी नहीं कह रहे हैं कि बुराई है फॉलो करना, लेकिन उस पर रिलायबल हो जाना, उसी किसी क्वेश्चन को बनाना, बाकी कभी बुक उठा के देखना ही नहीं है। हम जब सेमेस्टर का बच्चों को पढ़ाते हैं, टॉस का सवाल जब बच्चों को देते हैं बनाने के लिए, आरसीसी का सवाल देते हैं, बच्चा बैठा रहता है, क्या भाई सर ये सवाल वेनस से नहीं है, सर ये फाउंडेशन से नहीं है। अब हम मान के चलिए रामारुथम का कोई क्वेश्चन दे दिए, हम बीसी पूनमिया का कोई क्वेश्चन दे दिए, बच्चा बोल रहा है सर ये तो बहुत टफ है सर, कैसे होगा सर। इस चीज का आदत मत डलवाइए अपने जूनियर को। बहुत कुछ हो गया है दीपक, ठीक है, बहुत कुछ हो गया है दीपक, बाद में वीडियो को रिकॉर्डेड फॉर्म में देख लेना, ऐसे इस वीडियो को हम कोशिश करेंगे यूट्यूब पे भी डाल देने का, ठीक है, ताकि बच्चा जो यूट्यूब का हमारा वो भी देख ले, बहुत दिन से वीडियो भी नहीं डाला है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। तो यही कहना है बाबू, कोई सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन नहीं है, प्लीज इस चीज को समझिए और तैयारी उसी बेसिस पे कीजिए, ठीक है ना? तो प्लीज इस चीज को समझिए, कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन लगता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनम्र रिक्वेस्ट है कि आप उस क्वेश्चन को नोट करके याद से मुझे उसी दिन जब टेस्ट खत्म हो तुरंत मुझे भेज दीजिए, सर ये 13 नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर या 15 नंबर क्वेश्चन जो है वो सिलेबस के बाहर का है, इसको सर आप एक बार चेंज कर दीजिए, हम चेंज कर देंगे, ठीक है। और हम यहाँ पे किसी बच्चे को मार्क्स के ऊपर जज नहीं कर रहे हैं, हम किसी बच्चे को अपने मार्क्स के ऊपर जज नहीं कर रहे हैं, किसी को 22 आ रहा है, 25 आ रहा है, 24 आ रहा है, 40 आ रहा है। हम ये जानते हैं कि कोई बच्चा मेरा अगर 12 नंबर ला रहा है तो दूसरे कोचिंग से वो कम से कम 2 टाइम्स ज़्यादा ही नंबर ला रहा है, यहाँ 12 है तो वहाँ पे उसको कम से कम 30-35 नंबर आ रहा है। जो बच्चा हमारा 40 नंबर ला रहा है दूसरे कोचिंग में जाएगा तो उसको 80 और 85 नंबर लेकर आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। चलो कोई नहीं दीपक, कॉलेज से आने में लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? तो इसीलिए मेरा आप तमाम बच्चों से कहना है, पैनिक नहीं होइए, पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, कहीं कोई डाउट हो नंबर मेरा सभी बच्चों के पास है, फोन उठाइए मेरे से बात कर लीजिए, मैसेज मत कीजिए। बहुत सा बच्चा मैसेज करता है सर क्या पढ़ाई करें, एक बार हम हो सकता है मैसेज देखेंगे फिर हम भी भूल गए, कॉल कर लो, हम तो बोल ही रहे हैं कॉल कर लो यार, तुम्हारे पास नंबर है, कॉल कर लो। अगर हम बिजी होंगे तो हम खुद बोल देंगे बाबू थोड़ा देर बाद बात करते हैं, फ्री होंगे तो बात कर लेंगे। इतना क्या तुम लोग जो है डिस्टेंस मेंटेन किए हुए हो। पढ़ाई के लिए हम हर टाइम आपके लिए अवेलेबल हैं, पढ़ाई के लिए, आलतू फालतू के लिए हम अवेलेबल नहीं है। हाँ पढ़ाई का रिलेटेड कोई बात है करिए,
कि सर हमको ये नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा गाइड कर दीजिए, हम आपको गाइड कर देंगे, ये ऐसे पढ़ो, इसको ऐसे तैयारी करो, यहाँ से इसको हेल्प ले लो, ठीक है। ये सब हम ऑल टाइम अवेलेबल हैं बाबू, ठीक है। इसके लिए कभी मत सोचो कि सर को फोन करने से पहले हम सोचेंगे, आप फोन करिए पढ़ाई से रिलेटेड, फोन कीजिए, हम आपको इंटरटेन, फुल ऑन इंटरटेन करेंगे। हाँ, मैसेज करिएगा तो शायद हम आपका मैसेज नहीं देख पाए, या देख के हो सकता है इग्नोर भी हो जाए, कभी देखा चलो बाद में रिप्लाई करेंगे, बाद में बात होते होते बाद ही हो जाता है। इसलिए आपका रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज कॉल कर लीजिए, ठीक है। तो अभी भी कोई डाउट है, या फिर एक से देखो, हम एक एक सेट लेकर आए हैं, 9 10 11 12 13, एक एक सेट है, एक एक सेट यहाँ पे अवेलेबल है, कोई भी ऐसा सेट है कि हम छोड़े नहीं है, सारा सेट हम लेकर यहाँ पे पहुंचे हैं आज, ताकि कोई ये नहीं बोले कि सर तो बाहर का क्वेश्चन था, ठीक है। अब जैसे ये क्वेश्चन है कि वाइल गोइंग टू ऑफिस, ये किसका है, फिजिक्स का है, रमेश ट्रैवल 30 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज वे बैक ही ट्रैवल्स, अच्छा रीजनिंग का ये क्वेश्चन है। इसी को लेके बच्चों को ऑब्जेक्शन था कि सर इसको जो है नॉन टेक में डाल दीजिए, तो हम डाल दिया। अब ये देखो मैथमेटिक्स है यार, अब यहाँ से देखो मैथ्स है, लिमिट x के पावर x इज इक्वल टू 0, x साइन 1/x किसके बराबर होता है, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का सवाल था। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, इफ fx बराबर इतना देन fx प्लस f1/x इक्वल टू कितना होगा, तो मैथमेटिक्स है यार, ठीक है। अब बोलोगे सर मैथ्स को, एक बच्चा हमको बोल रहा है सर मैथ्स हिंदी में डालिए, यार हिंदी में तो मुझे नहीं समझ में आएगा, मैथ्स कैसे डालूं। ये देखिए कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड ऑफ लेंथ ए, ये बताना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिवर्सल फोर्स दैट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ म्यूचुअल अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स बाय वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, ये पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया आपको, मैकेनिक्स का हो गया, आई होप सो मैकेनिक्स का होगा, नहीं फिजिक्स का है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंट फिजिक्स किसको बोलते हैं, डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, डायमेंशंस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग स्केलर क्वांटिटी, स्केलर, भाई सब बाहर का सवाल थोड़ी ना है यार, कहाँ से बाहर का सवाल है, स्केलर क्वांटिटी क्या, फोर्स मास मोमेंटम वेलोसिटी, ठीक है। गिवन एग्जांपल ऑफ मोशन इन 2 डायमेंशन, मोशन स्ट्रेट लाइन, बर्ड्स फ्लाइंग, बताना है 2 डायमेंशन में क्या हो रहा है, ठीक है। बर्ड फ्लाइंग, काइट फ्लाइंग, प्राइमरी ऑफ द प्राइमरी और अल्युमिनियम का प्राइमरी और क्या होता है, ये केमिस्ट्री का सवाल है, ठीक है। व्हाट इज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन का रेट क्या होता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंगेज इन एलिमेंट्री रिएक्शन रेफर टू एज, क्या बोलते हैं। ये देखो इफ 2 watt इज द सप्लाई टू 3f कैपेसिटी, कैलकुलेट द चार्ज स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, ये फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल FEE का सवाल है। तो यार एक भी सवाल तुम बताओ जो सिलेबस के बाहर का है। 12 नंबर टेस्ट जो तुम लोग दिए हो, हाउ मेनी डायरेक्शन कैन इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट हैव, ये FEE का सवाल है, ठीक है। इफेक्टिव कॉम्पैक्शन इज नॉट अचीव्ड बाय दिस, ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। अब ये बाबू सवाल शुरू हो गया तुम्हारा, जो अपना टॉपिक है सिविल का हो गया कि इफेक्टिव कॉम्पैक्शन जो होता है गिवन में से किससे अचीव हमारा नहीं होता है। ट्रक विथ ऑटोमेटिक अनलोडिंग डिवाइसेस, आपने पढ़ा होगा, एक टॉपिक का नाम है ACT, एडवांस कंस्ट्रक्शन टेक्निक एंड इक्विपमेंट, उसका सवाल है ये सब, ठीक है। सारा कुछ उसी का है। समटाइम द स्ट्रक्चर आर टू बी टेम्पोरली सपोर्ट दिस अचीव नोन एज स्कैफोल्डिंग, शोरिंग, इन सब के बारे में आपने पढ़ा है। अब बताओ कहाँ से बाहर का सवाल है यार, बताओ, अभी भी बाहर का सवाल है, सब पढ़ा हुआ। अलग बात है तुमने रिवीजन नहीं किया, और उसका रीजन ये है कभी रितु और फाउंडेशन से ऊपर पढ़े ही नहीं, तो तुमको पता ही नहीं चल पा रहा है सर क्या पूछ रहे हैं, क्योंकि रितु फाउंडेशन का सवाल नहीं है ये, या गुप्ता एंड गुप्ता का सवाल नहीं है, इससे तुमको लग रहा है कि मेरे बाहर का सिलेबस का है। यार ऐसा मत बोलो यार, आदमी थोड़ा ना डीमोटिवेट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट कंपोनेंट ऑफ प्लम्बिंग ड्रेनेज सिस्टम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टू प्लास्टिक पाइप्स, in order to prevent entry of damp into a building the courses are provided are known as, which किस डैम्प से बचाने के लिए जो कोर्सेज देते हैं उस कोर्स को हम क्या बोलते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ लॉसेज इन प्री स्ट्रेस, अब बोलोगे सर प्री स्ट्रेस हम नहीं पढ़े हैं, ठीक है। बाहर से नहीं है कुछ, वही बोल रहे हैं यार। अब बोलोगे सर प्री स्ट्रेस हम नहीं पढ़े हैं क्योंकि रितु ऑफ फाउंडेशन में तो था नहीं, तो प्री स्ट्रेस आपको पढ़ना था। जो ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं उनको पढ़ना था डिजाइन ऑफ स्ट्रक्चर करके एक सब्जेक्ट था RCC, उसमें पहला ही यूनिट था प्री स्ट्रेस से लेके, पहला या दूसरा यूनिट था, उसमें लॉसेस भी पढ़ना था आपको, क्या कितने तरह का लॉसेस होता है, प्री स्ट्रेस क्या होता है। देखिए प्री स्ट्रेस का सवाल है ये, ठीक है। द राइज ऑफ टेम्परेचर इन लॉस ऑफ प्री स्ट्रेस कॉज, राइज ऑफ टेम्परेचर जो किस टाइप का लॉसेस हमारा क्रिएट कराता है। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलो डिजाइन फैक्टर एंड इट्स इफेक्ट्स आर मैच इनकरेक्टली, बताइए। तो यार एक एक सवाल सिलेबस का है, बस अफसोस है कि रितु और फाउंडेशन का नहीं है और गुप्ता एंड गुप्ता का नहीं, इसीलिए आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो पढ़िए, ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से पढ़िए, सिस्टमेटिक वे में पढ़िए, कोशिश कीजिए जितना इफेक्टिवली पढ़िए। मैं आशा करता हूँ आप लोग सब लोग बहुत अच्छा स्कोर करिएगा। क्लियर है, अब कुछ बोलने को नहीं है।
जाइए 13 नंबर टेस्ट जो आपने दिया है, या अभी तक जितना भी टेस्ट आपने दिया है, 13 टेस्ट टोटल जितना आपने दिया है, सबके क्वेश्चन को जो नहीं बनता उसको रट जाइए, और अगर नहीं समझ में आ रहा नीचे उसका डिस्क्रिप्शन दिया है उसको पढ़ जाइए। उम्मीद करते हैं बन जाएगा। फिर भी कोई डाउट है फोन उठाओ, हमसे बात करो, ठीक है। डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, फोन उठाओ, हमसे बात करो। आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज एंड आई एम रेडी टू मोटिवेट यू गाइज, हेल्प यू गाइज इन इन कह सकते हैं इन एनी वे, कह सकते हैं इन एनी वे आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज, ठीक है। तो सेशन को ओवर करें हम। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट टेस्ट। जो नेक्स्ट टेस्ट आपका होगा परसों होगा, मैं आशा करता हूँ, ठीक है। उसको दीजिए और अच्छे से दीजिए, ठीक है ना, और अच्छा स्कोर कीजिए। इसलिए मार्क्स से मत घबराइए, अपने परफॉर्मेंस को चेक कीजिए और अपने आप में इंप्रूवमेंट लाइए, ठीक है। क्लास ओवर किया जाए, 1 घंटे का सेशन हमारा लगभग हो गया, अब क्लास ओवर करते हैं, ठीक है। चलो ठीक है, ओके, चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट अगेन सभी लोग को, घबराना नहीं है, बी मोटिवेटेड एंड ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट।